नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और शासन की पुनर्वास नीतियों के प्रभाव से माओवादी संगठन पर भारी दबाव बन रहा है। आपको बता दें, इसी का परिणाम है कि मंगलवार को 4 हार्डकोर माओवादियों सहित 18 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम घोषित था और कई बड़ी वारदातों में ये शामिल भी रहे थे। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में 8-8 लाख के इनामी और पार्टी सदस्य भास्कर उर्फ भोगाम लखा शामिल है। इसके साथ 5 और 2-2 लाख के 6 इनामी जो हैं वो शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि शासन की पुनर्वास नीति और विकास योजनाएं अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही हैं। इससे प्रभावित होकर माओवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आपको बता दें, आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का लाभ भी मिलेगा। देखिए, 15 वर्षों में तो नक्सलवाद के साथ जब बीजेपी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय भी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी गई थी और हम लोग अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे थे। फिर सरकार बदल गई। तो सरकार बदलने के बाद जो 5 साल रही, हालांकि उनका सारा लीडरशिप नक्सलवाद के कारण एक बार का समाप्त हो गया। उसके बाद भी उन्होंने नक्सलवाद के साथ मतलब लड़ाई लड़ने में रुचि नहीं दिखाई, जबकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत हम जेब में लेके घूमते हैं। लेकिन 5 साल उसको खुद भी मतलब चीफ मिनिस्टर रहे तो ना उनका वो सबूत निकला उनके जेब से, ना लोग भी कोई उसमें कर पाए। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने फिर जनादेश देकर हम लोग को सरकार में बैठाई तो बड़ा एक विश्वास जनता का हम लोग को प्राप्त हुआ, बड़ा जनादेश मिला। तो विकास के लिए एक बाधक है नक्सलवाद, तो इसको हटाना जरूरी था। और क्योंकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को फायदा मिल रहा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से मतलब समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हम समझते हैं 1.5 वर्षों में माननीय गृह मंत्री जी का अनेकों बार छत्तीसगढ़ में आना हुआ, बैठक लिए, कैंप में स्वयं गए, हमारे जवानों के साथ मिल बैठकर बात करके उनके साथ भोजन। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के 10,463 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के निर्णय पर सियासत जो है वो गर्म हो गई है। आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस नीति को अन्यायपूर्ण करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये व्यवस्था न केवल अव्यवहारिक है बल्कि प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2 शिक्षक पहले से ही 5वीं तक की 18 कक्षाओं को कैसे संभालेंगे, ये अमानवीय सोच है। उन्होंने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया और मांग की कि यदि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अक्षम है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर शिक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हवाले कर देना चाहिए। पढ़ाने हैं तो 5 चौके 20, यानी एक दिन में आपको पहली से 5वीं कक्षा प्रति कक्षा 4 विषय पढ़ाने, तो 20 विषय आपको एक दिन में पढ़ाने। पहली और दूसरी कक्षा में शायद 3 विषय पढ़ाते हैं, तो 2 कम कर दीजिए तो 18 विषय हो गए। अब 2 टीचर अगर एक दिन में 18 विषय पढ़ाते हैं, यानी 9 विषय एक दिन में, और वो कैसे 5 क्लास हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2 टीचर हैं। अब ये टीचर पहली कक्षा लेगा कि दूसरी कक्षा लेगा कि तीसरी कक्षा लेगा कि चौथी कक्षा लेगा कि 5वीं कक्षा लेगा, कि एक साथ पढ़ाएगा?
यानी जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट पूरी तरह से दूषित है और अमानवीय होगा किसी भी मानव से ये उम्मीद करना कि वो इतने ज्यादा विषय एक दिन में पढ़ा ही नहीं सकता। और हेडमास्टर को दूसरा काम हो गया जिसको देखने के लिए जाना है, टेबल वर्क हो गया या ऑफिस का काम हो गया, तो बच्चों की पढ़ाई खत्म। तो ये माना जा रहा है कि ये पैसों के दृष्टि से सरकार अगर पैसे बचाने के लिए पोस्ट कम कर रही है, जहां ऐसे भी एक आकलन है कि प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार टीचर रिटायर करते हैं, तो जो टीचर रिटायर करते हैं उनको भी आप रिप्लेस नहीं कर रहे। और यहां पर जो 2+1 का सेटअप प्राइमरी स्कूल में था, उसको 1+1 आप कर रहे हो, यानी एक टीचर और एक हेडमास्टर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से युक्तियुक्तकरण का ये निर्णय जो लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, उसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधा है, क्या कुछ कहना है उनका? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि जब से युक्तिकरण का मामला जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, तब से लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आज ये आपको ये भी बता दूं कि आज इस पर इसी आदेश जो पास हुआ है शिक्षा को लेकर, इसको लेकर प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन भी शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ इसको लेकर सियासत भी छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से शिक्षा को लेकर इस प्रकार से आज की बात कर ले तो शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल स्थिति में देखने को मिल रही। तो ऐसे में जो है अब कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि अगर आप प्रदेश के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो जिम्मेदारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ा सवाल सामने निकल कर आया है और इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। और प्रज्ञा, आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जो युक्तिकरण का मामला है, कहीं न कहीं उसको जो इस मामले को शिक्षा के बिल्कुल मनोज, जो शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कुछ मांग है, आखिर वजह क्या है प्रदर्शन करने की, उनका क्या कहना है? देखिए प्रज्ञा, शिक्षकों की कमी जो है पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार जूझती आ रही है। उनका जो है कहीं कुछ शिक्षकों का नियुक्तिकरण नहीं हो पाया, शिक्षकों की भर्ती भी काफी दिनों से नहीं हुई है। तो इसको लेकर स्कूलों में खुद जो है शिक्षकों के लिए मारामारी चल रही है। ऐसे में जो है अब शिक्षकों को ये डर बना हुआ है कि जो हम लोग कार्य भी कर रहे हैं कहीं जो है तो उनको भी नौकरी का खतरा बना हुआ है। और उसको लेकर वही दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। जो ये कानून पास हो गया है, अब इसको कानून ही का जब आदेश पारित हो गया तो कानून हो जाता है किसी प्रदेश के लिए। तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था की जो हाल है उसको लेकर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान ये जो सामने आया है कि अगर आप लोग शिक्षा देने में नाकाम है तो आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है प्रज्ञा। लेकिन कहीं न कहीं प्रज्ञा जिस प्रकार से वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये युक्तिकरण से जो है ये हित है, छात्रों का हित है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उसे जो है शिक्षा को जो है गलत तरीके से जो है डील करने की बात सामने निकल कर आ रही है। तो ये तमाम बातें अब राजनीतिक से प्रेरित हो गई। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जो अब ये इस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर हो रही परेशानियों के विरोध में कांग्रेस ने परिवहन दफ्तर का घेराव किया है। आपको बता दें, कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पंकज शर्मा सहित कांग्रेस नेताओं ने इस समस्या का शीघ्र समाधान करने और अनियमितताएं दूर करने और व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर आरटीओ कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल, विकास उपाध्याय और पंकज शर्मा का कहना है कि प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहनों का नंबर प्लेट बदला जाना है, जिसमें से सिर्फ रायपुर जिले में ही 10 लाख नंबर प्लेट लगाए जाने हैं, जबकि वर्तमान में 10% कार्य ही पूरे किए गए हैं और शेष वाहन मालिकों पर चालानी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कांग्रेस का जो है वो प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस वासियों का?
जी प्रज्ञा, देखिए ये जो हाई नंबर प्लेट का मामला जो है काफी दिनों से जो है चल रहा है, उसको लेकर विवाद भी बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने परिवहन कार्यालय जो यहाँ पर रावाभाटा स्थित है वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन की। और कांग्रेस का कहना है कि इसमें जो प्रज्ञा आपको बता दूं, ये जो नंबर प्लेट का मामला, देखिए कोई भी चीजें लागू करने के लिए पहले उसको प्री प्लानिंग करना चाहिए। सरकार के पास नंबर प्लेट है नहीं, बिचौलिए इसका फायदा उठा रहे, जनता 1 रुपए की जगह 10 रुपए दे रही है, तो इन सब चीजों को ये इसको बड़ा घोटाला माना जा सकता है। और वहीं जनता जो है नंबर प्लेट लगवाने के लिए घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है, फिर भी उसका नंबर प्लेट नहीं बदला जा रहा। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस जो है, कांग्रेस अब विपक्ष में बैठी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को हथियार मिल जा रहा है, तो वो जो बड़े उसको लेकर बड़ा जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। और जनता की बात, जनता के जनहित को मुद्दों को कांग्रेस उठाकर फिर से जो है अपनी जो खोई हुई जमीन है छत्तीसगढ़ में, पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, वो वापस पाने के लिए कांग्रेस जो है पूरी तरह से प्रयत्नशील नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं ये जो नंबर प्लेट का मामला है, इसमें जो बिचौलिए हैं वो बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हो रही है। तो उसी बात को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन देखने को मिला है कि अब कांग्रेस ये अपने को ये दिखाना चाह रही है कि हम जनता के मुद्दों को कितनी जमीनी हकीकत कितनी मजबूती से जो है उठा रहे हैं। तो ये सब ये बातें तो राजनीति में इससे प्रेरित आ जाती है। लेकिन बात करें नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट में जो ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मामला चल रहा है, इससे जो है जनता काफी परेशान है। और सरकार की बात करें तो सरकार के पास उतने जो है नंबर प्लेट नहीं है जिससे जनता को तत्काल में राहत मिल सके। तो यही सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार कोई भी कानून लागू करती है तो उसको पूरी तरह से प्री प्लानिंग लागू नहीं की। बिल्कुल मनोज, सरकार के पास ये चैलेंज है कि आखिर इतने लोगों के नंबर प्लेट को कैसे मैनेज किया जाए। वहीं कांग्रेस भी जो है इसे लेकर सियासत करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मंगलवार को एक अलग ही रूप देखने को मिला। आपको बता दें, रायगढ़ दौरे से लौटते वक्त वे अचानक सिग्मा के एक सामान्य ढाबे में पहुंच गए और आम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। बिना किसी विशेष तैयारी और तामझाम के मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोग जो हैं वो हैरान हुए और खुश भी। दिन भर की व्यस्तता के बाद जब मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार के कार्यक्रमों के बाद एक छोटे से ढाबे पर रुककर न केवल भोजन किया बल्कि वहां बैठे लोगों से बातचीत भी किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत रायगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार युक्ति युक्तकरण का फैसला छात्रों के हित में है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की पदस्थापना में असंतुलन है। कहीं हमारे स्कूल के शिक्षक विहीन है तो कहीं पर स्कूल एक शिक्षकीय है। मैदानी क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों के अनुपात में ज्यादा शिक्षक हैं। इसको हम लोग संतुलित कर रहे हैं। कहीं कहीं एक ही परिसर में कई स्कूल हैं और कहीं 2-3 प्राइमरी स्कूल है, कहीं बच्चे नहीं हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए हम सब जगह शिक्षक देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आपको बता दें ये बयान जो है वो सीएम साई की तरफ से कहा गया। देखिए, जो युक्तियुक्तकरण है ये छात्रों के हित में है। अब आप देखिए कि पिछले समय ऐसा ट्रांसफर हुआ पिछली सरकार में कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन है, 5000 स्कूल एक शिक्षकीय है और बहुत सारे मैदानी क्षेत्र के स्कूल हैं जहां स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं, स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। और कहीं कहीं एक ही परिसर में कई स्कूल हैं, 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, कहीं बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम उसको ठीक करते हैं, बच्चों के हित में शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब जगह हम शिक्षक देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आज स्कूल ये कहा जा रहा है कि मतलब स्कूल बंद हो रहे हैं। एक परिसर का है जहां मतलब किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, तो किसी भी स्कूल को मतलब बच्चों को शहरी क्षेत्र में 500 मीटर से ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं।
और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये भी भरमाया जा रहा है कि इसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शिक्षक भर्ती? शिक्षक भर्ती भी करेंगे। हर साल जो कमी है उसको पार्ट में, और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं, हम लोग वित्त में भेजे हैं। जैसे ही इनसे अनुमति मिलेगी हम लोग शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। तो ये युक्ति उपकरण बिल्कुल मतलब हम लोग के बच्चों के हित में है और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगा, इसलिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर अंचल के गढ़ बेंगाल निवासी पंडित राम मांडवी को वर्ष 2025 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। ये सम्मान उन्हें जनजातीय वाद्य यंत्र निर्माण और काष्ठ शिल्प कला के क्षेत्र में उनके अद्भुत और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आपको बता दें, पद्मश्री से सम्मानित होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने राम मांडवी को बधाई दी है। पंडित राम मांडवी द्वारा पारंपरिक गोंड और मुरिया समाज की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को माना जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश देकर किसानों के लिए कोई तकलीफ ना हो, इस तरह के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बरसात से पहले किसानी कार्य शुरू हो जाता है। किसानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानी के समय किसी प्रकार का खाद बीज की कमी ना हो। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार खरीफ सीजन के बाद खाद और बीज का भंडारण सहकारी समितियों में किया जा रहा है ताकि किसानों को खाद बीज लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सुशासन तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले वासियों को 330 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 24 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें से 220 करोड़ रुपए की लागत से 17 लोकार्पण और 110 करोड़ रुपए की लागत से 7 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर रायगढ़ जिले में अनेक महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य जो है वो पूरे किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख कार्यों का लोकार्पण किया उनमें 93 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से रायगढ़ धर्म जयगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण और नवीनीकरण कार्य भी शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। गर्मी के समय में लगातार बोतल बंद पानी और अन्य पेय पदार्थों की मांग बढ़ी है और इसी के साथ बढ़ा है मिलावटी और घटिया गुणवत्ता के उत्पादों का खतरा। ऐसे में बलौदाबाजार जिले के लोगों को शुद्ध पानी और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग पूरी मुस्तैदी से मैदान में उतर चुका है। प्रशासनिक टीम ने जिले के 3 प्रमुख पानी पैकेजिंग संस्थानों में एक साथ दबिश दी और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के नमूने की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को भेजे। इस कार्रवाई ने स्थानीय कारोबारियों में हलचल मचा दी और वहीं जनता के लिए राहत की बात है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना के अंतर्गत गतापार गांव में एक कलयुगी बेटा ने अपने ही पिता की डंडे से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता और मां के बीच रोज विवाद होता था। कलयुगी बेटे ने पिता को डंडे से इतना मारा कि पिता की मौत हो गई। दरअसल मृतक कांता प्रसाद कुर्रे शराब पीकर पत्नी से बहस कर रहा था। बेटा चंद्रशेखर कुर्रे ने आवेश में आकर पिता को डंडे से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।